अमेरिका अब यूक्रेन का साथ निभाने में सक्षम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ज़ेलेंस्की से स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि यूक्रेन तू समझ, तू तेरा काम समझ, अब तुम्हारे साथ मैं नहीं हूँ। ये ट्रम्प साहब एक कुछ अलग ही व्यक्तित्व के इंसान है और जब से अमेरिका में आए हैं उथल पुथल मचा कर रखे हुए हैं पूरा विश्व में। आते आते इन्होंने बोल दिया और स्पष्ट किया कि जो बाइडन की सरकार जैसी आप लोग के साथ रिलेशन बना कर रखा था वैसा मैं नहीं हूँ। मैं अपने हिसाब से काम करना पसंद करता हूँ और उन्होंने बोल दिया यूक्रेन से कि तुम मामला को सुलटा दो, शांति की बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, फिर तुम समझना। सारी बातों को हम समझेंगे कि आखिर यूक्रेन और जो यूक्रेन का मुद्दा क्या है और रसिया का मुद्दा क्या है। आखिर हमें वर्तमान की सिचुएशन को समझने से पहले, वर्तमान स्थिति को समझने से पहले हमें हल्का सा अतीत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम हल्का सा समझेंगे कि आखिर यूक्रेन और रसिया का मुद्दा क्या है। फिर हम अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, फिर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, फिर पूरा कहानी क्लियर होगी। तो आइए सबसे पहले हम हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं। फिर ओवरव्यू लेते ही फिर हमको समझ में आएगा कि मुद्दा आखिर चल क्या रहा है। ये जो करंट न्यूज़ है, जो व्लादिमीर पुतिन है, जो रसिया के वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और न्यूज़ आया हुआ है कि वही न्यूज़ पर आखिर हम न्यूज़ के बारे में पहले समझेंगे। पहले हम इसके थोड़ा सा अतीत के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अतीत क्या है। देखिए, ये हो गया वर्ल्ड मैप। थोड़ा वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखिए। वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आप लोगों को तो समझ में आएगा। देखिए, ये अपना प्यारा देश इंडिया है। किसी भी देश को समझने से पहले अपना भारत को पहले ध्यान में रखिएगा, फिर हम समझ पाएंगे कोई देश कहाँ है, किसी देश की सिचुएशन के बारे में समझ पाएंगे। पहले इंडिया को ध्यान में रखिए। एक इंडिया हो गया, यहाँ पे चाइना हो गया, और चाइना के बाद चाइना हो गया, ये मंगोलिया हो गया, यहाँ पे जो तुर्किस्तान किर्गिस्तान हो गया, यहाँ हो गया रूस। जो जितना बड़ा भूभाग देख रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। भूखंड के हिसाब से, भूभाग के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पे इसके पड़ोसी देश है यूक्रेन। यहाँ पे बहुत सारे देश है, जैसे जैसे ऊपर हो गया, यहाँ पे बेलारूस है, यहाँ पे यूक्रेन है। ये हो गया यूक्रेन। यही इसका पड़ोसी देश है यूक्रेन। ये हो गया रूस, ये हो गया रूस, ये हो गया यूक्रेन। और यहाँ पे एक नदी है जिसको ब्लैक सी कहते हैं, इसको सी ऑफ एजोब कहते हैं, एजोब के सागर कहते हैं। और यहाँ पे एक देश था क्रीमिया। आखिर हम थोड़ा सा इससे अच्छा वाला मैप लेते हैं, फिर आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, यहाँ आप लोग समझे ध्यान से। ये हो गया रूस। रूस का पड़ोसी देश हो गया यहाँ पे ये हो गया पड़ोसी देश हो गया यूक्रेन। ये हो गया यहाँ के जो भूभाग हो गए ये यूक्रेन। यूक्रेन है ये। ठीक है, समझिए। जब यूएसएसआर का विघटन 1991 ईस्वी में, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था, आप लोग हल्का सा पहले से कुछ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 1991 में रसिया का, रूस का 15 हिस्से हो गए थे। रूस का 15, टोटल 15 हिस्से हो गए थे, 15 हिस्से। और उसी में से एक हिस्सा के रूप में यूक्रेन बाहर निकला। उसी एक हिस्सा के रूप में यूक्रेन बाहर निकला हुआ था। जैसे हम कहते हैं ना अखंड भारत, अखंड भारत के अवधारणा की हम बात करते हैं तो हम उसमें पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की हम बात करते हैं। बोलते हैं कि अखंड भारत का हिस्सा, इधर नेपाल का बात करते हैं, बोलते हैं कि अखंड भारत का हिस्सा है। वैसे ही रूस, जब रूस अपना यूएसएसआर का बात करता है, तो रूस 1991 में बना। लेकिन जब रूस यूएसएसआर जब रूस यूएसएसआर का बात करता है तो अखंड रूस का बात करता है। अखंड रूस में यूक्रेन भी शामिल था। कुल 15 देश शामिल थे, छोटे छोटे बड़े कुल 15 देश शामिल थे। यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, जिससे लिथुआनिया हो गया, लिथुबिया हो गया, एंटोनिया हो गया, जितना भी छोटे छोटे देश है जो इस टाइम रूस से टूट कर अलग हो चुके हैं, वो सारे देश रूस में थे। 1991 में रूस का विघटन हुआ और कुल 15 देश उससे बाहर हुए। उसी देश का एक हिस्सा था यूक्रेन। उसी का एक हिस्सा यूक्रेन। बात को समझिए, 1991 बीत बीत गया, यूक्रेन आ गया। लेकिन रूस का जो भूभाग है, रूस का, फिर रूस का ये भूभाग है, यहाँ का जो भूभाग है, यहाँ पे जो भूभाग है और इस भूभाग में बड़ा अंतर है। यहाँ पे बंजर भूमि है, यहाँ पे लोग निवास करना नहीं चाहते, यहाँ पे लोग न रहते नहीं, क्योंकि इतना ठंडी है। विश्व का सबसे बड़ा साइबेरिया का ठंडा का स्थान इसी रूस में है। यहाँ का जो तालाब है, यहाँ का जो जो प्रशांत महासागर का यहाँ पे क्षेत्र है, सब बर्फ से जमा हुआ है, सब जमा हुआ है। कहीं रूस को निकलने का यहाँ पे जगह नहीं है।
ये वाला भोग ठंड से पूरा बर्फीला एरिया ठंड से भरा हुआ है, कहीं जगह नहीं है। मात्र जो यूरोप रूस का जो पार्ट यूरोप से सटा हुआ है, उसी भाग में लोग रहना पसंद करते हैं, उसी भाग से लोग व्यापार करना पसंद करते हैं, उसी भाग में हर चीज़ मतलब रूस का डेवलपमेंट का एक ही इलाका है, वाला इलाका है जो यूरोप। आधा इलाका रूस का एशिया में आता है और आधा यूरोप में आता है, ठीक है। सिर्फ रूस सिर्फ एशिया का नहीं है, सिर्फ यूरोप का नहीं है, दोनों में फैला हुआ है। तो जो भाग ये रूस का जो भाग यूरोप में है वो काफ़ी डेवलप है, लेकिन जो भाग यहाँ पे है ये एशिया में है, वो काफ़ी बंजर तरीका से पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इतना ठंड होता है कोई आदमी वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। और रूस का ये वाला भाग सिर्फ व्यापार करने के लिए, हर चीज़ के लिए यही भाग उपलब्ध है। अब आइए नीचे समझिए, इतना बात आप लोग समझ गए, अब नीचे समझिए। रूस का जो ये वाला भाग है, जो सबसे डेवलप भाग है, इस एरिया में निकलने का एक ही उपाय है, ब्लैक सागर। इनको अगर व्यापार करना है, अगर विश्व से व्यापार करना है, तो इनको सी ऑफ एजोब और ब्लैक सागर के होकर ही व्यापार करना पड़ेगा, दूसरा उपाय ही नहीं है। क्योंकि और यहीं पे है कौन सा देश, यूक्रेन। और यूक्रेन जब यूएसएसआर का 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, जब इसी से एक यूक्रेन नामक देश निकल कर आया, तो उस टाइम क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट था। ये क्रीमिया जो भाग दिख रहा है ना यहाँ पे, जो क्रीमिया है, ये क्रीमिया यूक्रेन का ही था, रूस का नहीं था, यूक्रेन का था। और क्रीमिया का भाग यहाँ था। अगर क्रीमिया का भाग था, क्रीमिया यहाँ से लिंक है और क्रीमिया का भूभाग यहाँ से है, इसका मतलब रूस का इस ब्लैक सागर में प्रवेश, क्योंकि रूस यहाँ से एंट्री नहीं मार सकता है, रूस एंट्री यहाँ से लेता है एजोब सागर से होकर, यहाँ पे आता है ब्लैक सागर में, और ब्लैक सी से अपना व्यापार करता है रूस, समझिए। अगर क्रीमिया का प्रभाव यहाँ पर बढ़ता है, अगर यूक्रेन का प्रभाव यहाँ बढ़ता है, तो वो एजोब सागर में अपने प्रभाव जमा सकता है, और ब्लैक सी पर, काला सागर में यहाँ रूस का व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रूस अगर अगर उनका मान के लिए रूस का दोनों हाथ यही है, एजोब सागर और ब्लैक सागर, का ब्लैक सी और सी ऑफ एजोब, ये रूस का दो हाथ है, इन्हीं हाथों के मदद से पूरा विश्व में वो व्यापार करता है। लेकिन लेकिन हमेशा यूक्रेन का ये भाग था, लेकिन हमेशा रसिया का था कि नहीं, इस भूभाग से इसको बहुत चिढ़ थी कि क्रीमिया, अगर क्रीमिया पे अमेरिका जैसा देश का प्रभाव गया, अमेरिका जैसा देश का सैन्य अड्डा, अगर यूक्रेन यहाँ पे इनको सैन्य अड्डा दे दिया, तो इसका व्यापार नहीं हो पाएगा। इसी कारण से रूस ने 2014 में क्या किया, इस पे अटैक किया, और यहाँ पे लोगों को बोला कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। फिर आप लोग समझ रहे होंगे, लोगों को बोला मतलब क्या, दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा। देखिए, एक शब्द होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है कि जितने लोग हैं उनसे पूछा जाए कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो, अगर तुम जिसके साथ रहना चाहते हो उसको भूभाग दे दिया जाए। तो रूस ने जबरन यहाँ के और यूक्रेन के खिलाफ जाकर जबरन यहाँ पे रेफरेंडम कराया, और रेफरेंडम में लगभग 98% लोगों ने कहा कि हम रूस के साथ रहना चाहते हैं। और जैसे ही लोगों ने कहा क्रीमिया के कि मैं रूस के साथ रहना चाहता हूँ, वैसे ने रूस ने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया और यहाँ पे कब्जा कर लिया। घटना है 2014 का। अभी जैसे घटना घटता है तो पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा यूरोप, अमेरिका एकदम सदमे में आ जाता, आखिर रूस ने ऐसा किया क्यों। फिर रूस से आकर पूछा गया, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। रूस ने बोला कि अखंड भारत की अवधारणा, अखंड रूस की अवधारणा, कि ये मेरा भूभाग है और यूक्रेन को मैं नहीं देना चाहता, यूक्रेन बस अपने लिमिट में रहे। यहाँ पे लोगों ने कहा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हैं तो ये मेरा भूभाग है, मैं किसी को नहीं दूंगा। अमेरिका गुस्सा हुआ, और अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका अमेरिका ने क्या किया कि G8 से लात मार के रूस को बाहर निकाल दिया। जैसे ही G8 से लात मार कर रूस से बाहर निकाल दिया, फिर हो गए G7, जो आप हाल ही में कहीं कहीं सुनते हैं कि हाल ही में कुछ दिन पहले मेलोनी, इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी ने स्वागत खुले हाथ से, दोनों हाथ फैलाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुलाया था, आइए हमारे यहाँ मीटिंग में भाग लीजिए। वो किसका मीटिंग था, तो वहीं G7 का मीटिंग था। लेकिन 2014 से पहले इसको G8 कहा जाता था, क्योंकि इसमें रूस भी एक मेंबर था। लेकिन अमेरिका ने इसको लात मारकर बाहर निकाल दिया कि तुम बहुत बड़े एक इसको साम्राज्यवादी हो, तुम बहुत बड़े साम्राज्यवादी हो, तुम देश को शांति से रहने नहीं दोगे। इसके कारण उसने इनको लात मारा, और इन्होंने कहा कि वैसा तो नहीं चलेगा। और यूरोप वालों ने पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ कहीं के मुखिया हो कि जब चाहे वैसे कब्जा कर रहे हो।
इनके खिलाफ अब यूक्रेन को भड़काना स्टार्ट किया। 2014 का मैटर है, 2014 के बाद मैटर शांत हो गया, यूक्रेन पर रसिया का कब्जा हो गया। लेकिन अब पूरे यूरोप वाले सोच रहे थे कि कैसे हम रूस को टैकल करें। रूस जिस प्रकार आज रूस यूक्रेन का भूभाग क्रीमिया को हथिया लिया है, आने वाले समय में लिथुआनिया का हथिया लेगा, आने वाले समय बेलारूस पर कब्जा कर लेगा, आने वाले समय में ये पूरा जो उनको कुछ इतिहास याद आ रहा था कि अखंड भारत की अवधारणा पुतिन की, जो व्लादिमीर पुतिन है, रूस का जो डिक्टेटर है, वहाँ का जो शासक है, उसका, रसिया का शासक है, उसका मानना है कि मुझे वो अखंड रूस चाहिए। अखंड रूस मतलब रूस के 15 हिस्से जो बाहर है सभी रूस में मिल जाएंगे। उनका अंदर ही अंदर मतलब उसका यही भावना था कि 1991 से पहले। लेकिन फिलहाल में रूस अपने दोनों हाथ को बचाने के प्रयास कर रहा है। दोनों हाथ के बीच में कौन है? क्रीमिया। तो 2014 से रूस ने क्रीमिया को तो हथिया लिया। लेकिन घटना घटती है, इतना घटना घटता है 2000 देखिए 2023 2023 में रूस ने रूस ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे। आखिर रूस ने यूक्रेन पर ऐसे अटैक कर दिया, आंख मूंद के अटैक कर दिया, बिना किसी बात का अटैक कर दिया, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। 2023 नहीं है, 2022 का घटना है, लगभग आज 3 साल से ऊपर हो गया, 2022 का घटना है। 2022 में अटैक कर दिया। तो अटैक क्यों किया, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। जब 2014 में जब यूरोपीय कंट्री को लगा कि देखो भाई क्या चल रहा है, अमेरिका को लगा देखो भाई रूस का जो आक्रमणकारी है और रूस का जो साम्राज्यवादी नीति फैल रहा है, अब क्या किया जाए, ऐसे होगा तो पूरा यूरोप रूस के कब्जा में चला जाएगा। तो अमेरिका ने और जितने भी यूरोप के देश हैं, यूरोप के देश में जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी, पोलैंड, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, इस सारे जो यूरोप के देश हैं सब मिले और सब मिल के जाकर यूक्रेन से बोले कि यूक्रेन यूक्रेन एक काम करो, तुम नाटो का मेंबर बन जाओ, तुम नेटो का मेंबर बन जाओ। यूक्रेन ने बोला भाई नेटो क्या होता है? यूक्रेन ने बोला कि नेटो क्या होता है, मुझे कोई पता नहीं है। तो इन 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 लोगों ने कहा कि नेटो एक नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है कि इसमें जितने भी मेंबर हैं, अगर इनके खिलाफ, इनके किसी मेंबर के खिलाफ अगर कोई भी देश जाकर बोलता है तो सारे मेंबर उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी एक देश के खिलाफ अगर नाटो में, अगर मान लीजिए नाटो में अगर 30 देश हैं तो 30 में से अगर किसी एक भी देश के खिलाफ अगर कोई नाटो के बाहर का कोई अगर देश अगर उस पर आंख दिखाता है तो हम उसका आंख निकाल लेंगे, इतना पावर है नाटो में। क्योंकि पावर तो है इसमें भाई, कि इसमें यूएसए शामिल है, इसमें अमेरिका शामिल है, इसमें किंग ब्रिटेन शामिल है, सारे यूरोप के कल लगभग इसमें 30 प्लस मेंबर हैं, इसमें लगातार जुड़ रहे हैं। इन्होंने जाकर न्योता दिया कि यूक्रेन तुम हमारे यहाँ आ जाओ। अब यूक्रेन का दिमाग खुला, यूक्रेन को लगा कि आज रूस ने हमारा क्रीमिया का भाग हथिया है, हो सकता है आने वाले समय और भी भाग हथिया ले, इसलिए हम नाटो के मेंबर बनेंगे। जैसे ही न्यूज उभर के आता है कि यूक्रेन बोल रहा है कि हम नाटो के मेंबर बनेंगे, और अमेरिका के जो उस टाइम जो बाइडेन की सरकार थी, जो बाइडेन की सरकार भी सपोर्ट कर रही थी, ठीक है तुम नाटो का मेंबर बनोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसा न्यूज आता है तो रूस का दिमाग फिर जाता है, तभी रूस ने जाकर अटैक करता है। रूस अटैक करता है जाकर सीधे, रूस ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे। अटैक करना लाजमी था। रूस का लगता है कि अगर नाटो हमारे सर पे आके बैठ जाएगा तो फिर हमारा क्रीमिया भी भाग चला जाएगा, और फिर क्रीमिया चला जाएगा तो हम विश्व से व्यापार नहीं कर पाएंगे, हमारा दोनों हाथ कट जाएगा। तो अपने नाटो नाटो के प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने पड़ोस में किसी नाटो का मेंबर होने से रोकने के लिए उसने काम किया। और ये बात बाद में प्रमाणित भी होती है कि अगर एक फ्रांसीसी पोप है, उन्होंने कहा कि जब युद्ध की स्थितियाँ चल रही थी और युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो 1 डेढ़ साल बीत चुके थे, तो फ्रांस के पोप, बहुत एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं फ्रांसीसी पोप, उन्होंने खुद कहा, आके स्पीच दिया कि नाटो का कुत्ता रसिया के दरवाजे पर जाकर भौंका। ध्यान सुनिएगा, उन्होंने खुद कहा कि नाटो का कुत्ता रसिया के दरवाजे पर जाकर भौंका, फिर रसिया ने अटैक किया। इसमें रसिया का कोई गलती नहीं है। अगर नाटो का कुत्ता रसिया के दरवाजे पर भौंका नहीं होता तो रसिया ने अटैक नहीं। कहने का मतलब है कि नाटो के सपोर्ट से अगर यूक्रेन इसका आंख ना दिखाता तो आज युद्ध ना होता, आज इतना तबाही नहीं मचती, इतना लोगों की नरसंहार नहीं होता। कहने का मतलब यही है।
तो बात बात ये वाली है कि अब देखिए 2022-23 से तो युद्ध युद्ध का आरंभ हो गया। जो बाइडेन की सरकार थी, जो बाइडेन की सरकार लगातार सपोर्ट कर रहा था, जो बाइडेन की सरकार यहाँ से अमेरिका अमेरिका की गवर्नमेंट, ये हो गया यूएस, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लगातार सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को कि भाई यूक्रेन को तुम लड़ो, तुम लड़ो, तुम रूस के खिलाफ लड़ो, यहाँ पे यूक्रेन है, लगातार सपोर्ट कर रहा था। तुम हथियार ले जाओ, तुम पैसे ले जाओ, तुम हर चीज ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम सब कुछ देने वाले हैं, रुपए पैसे भी देने वाले हैं और वेपन्स वेपन्स भी देने वाले हैं। फुल सपोर्ट था। फुल सपोर्ट करते करते लगभग 2.5 साल से ये लड़ाई चल रही थी। अभी ढाई ढाई साल से लड़ाई चल रही थी, स्थितियाँ काफ़ी गंभीर बनी हुई थी, लेकिन मामला सुलटने वाला नहीं था। तभी आता है जो बाइडेन की सरकार। जो बाइडेन की सरकार तभी चली जाती है और 2024 का जो चुनाव होता है, 2025 में ट्रंप चुनकर वहाँ के अमेरिका के जो प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति बन के आते हैं। और जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बन के आते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया, स्पष्ट रूप से आते ही क्लियर कर दिया। अब आइए न्यूज में, ट्रंप आते हैं स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया कि तुम सुनो जेलेंस्की, जो अभी तक जो तुम्हारे पास जितना पैसा, जितना हथियार हमने प्रोवाइड कराया है, वो फ्री में नहीं कराया है, तुमको भुगतान करना पड़ेगा, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। जेलेंस्की का माथा फिर जाता है, ये कौन सी बात हुई, पैसे कहाँ से लाएंगे। अब ट्रंप का कहना है तुम जहां से भी लाओ। अभी तक जो बाइडेन की सरकार थी, एक व्यक्ति बदला है, अमेरिका वही है, अमेरिका का तुम पैसा लियो, किसी निजी व्यक्ति का नहीं लियो। जो बाइडेन का तुम पैसा नहीं लियो, जितना तुम्हें हथियार दिया गया है, जितना तुम्हें वेपन्स दिया गया है, जितना तुम्हें पैसे के सपोर्ट किया गया है, सारे के सारे हम वसूल करेंगे। अगर तुम नहीं देते हो, अगर तुम पैसा देने में सक्षम नहीं हो, तो तुम्हारे यूक्रेन का जो पूरा संपत्ति है उसका 50%, पूरा संपत्ति नहीं, जैसे हो गया पूरा लैंड हो गया, तो लैंड में जितना रिसोर्स है, लैंड रिसोर्स का मतलब होता है वही, क्योंकि यूक्रेन के पास जो प्राकृतिक गैस है, जैसे एलपीजी, जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया, जैसे कंप्रेस नेचुरल सीएनजी हो गया, बहुत सारे गैस उसके पास है, पेट्रोलियम का कुछ उत्पाद है। तो कहा है कि तुम्हारे पास जितना भी खनिज है, खनिज जो भूमि खनिज है, भूमिगत खनिज जो भूमि के अंदर से खनन करके निकाला जाता है, उसका जो 50% हम ले लेंगे और 50% तुम लोगे। और इसके बदले मैं तुम्हें 500 बिलियन और दूंगा, 500 बिलियन और दूंगा तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए। तुम युद्ध बंद कर दो, मैं 500 बिलियन दे रहा हूँ, तुम अपने यहाँ के डेवलप करो और तुम युद्ध समाप्त करो। बहुत युद्ध हो गया, अब युद्ध नहीं लड़ना है। क्योंकि ट्रंप हमेशा व्लादिमीर पुतिन का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन से एक दोस्ताना मिजाज का इनका ऐसा चला इतिहास ही है कि हमेशा रूस के सपोर्ट में रहते हैं। अमेरिका के जब जब डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि दूसरी बार ये ट्रंप की सरकार बनी है, 2016 से 20 तक रही थी, तो हमेशा देखा गया था कि रसिया के प्रति इनका बहुत ही एक सकारात्मक व्यू रहता है। तो आते ही इन्होंने बोल दिया कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे वजह से युद्ध चल रहा है, युद्ध बंद करो अब, और इनके साथ नेगोशिएट करो, और जैसे 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 ही हो युद्ध युद्ध समाप्त, युद्ध नहीं करना है, पैसा तुम बहुत बर्बाद कर दी तो पैसा दो। अब इसका दिमाग फिर गया। अब इसका दिमाग, जो जेलेंस्की है, पागल हो गया, बोला कि कैसे हो सकता है कि हम अपना आधा भूभाग तुमको दे दें, लेकिन हम दे नहीं पाएंगे। दे नहीं पाएंगे तो फिर देखिए अब मैटर फंस गया है। अब यूके अब जो रसिया बोल रहा है कि देखो इतना दिन तक लड़े, और लड़ने के बाद तो हम बहुत सारा अपना पैसा गंवाए हैं, और गंवाए भी हैं, कुछ पाए भी हैं। जैसे अभी तक तो 2014 तक ये क्रीमिया रूस के पास था, रसिया के पास था, क्रीमिया का पार्ट था। उसके बाद से जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है, लगभग 2022 से जब युद्ध स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अभी तक ये जितने भी भूभाग है, जो रेड कलर में आप लोग को दिख रहा है, जो लाल वाला कलर है, इस सारे भूभाग कब यूक्रेन के थे 2022 से पहले। इस सब पर इस टाइम रसिया रूस का कब्जा है। रूस बोल रहा है कि मैं किसी कीमत पे भूभाग छोड़ने वाला नहीं हूँ, आप जो कर लो, मैं इस भूभाग नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब बात आता है नेगोशिएट, कैसे इन लोगों को बैठा कर समझाया जाए। अब जेलेंस्की बोल रहा है कि अपना भूभाग गंवा कर अगर मैं देश में प्रधानमंत्री अगर बना रहा, आने वाले चुनाव में लोग हमको लात मार हटा देंगे कि तुम एक भूभाग भी गवा दिए, आधा संसाधन भी गवा दिए, यहाँ का यूक्रेन का आधा संसाधन भी तुम यूएसए को दे दिए। अब तुम किस बात का देश का रखवाला बन के बैठे रहोगे। मामला बहुत गंभीर है। अब गंभीर है तो फिर क्या किया जाए, यही मैटर फंसा हुआ है। अभी अमेरिका स्पष्ट रूप से बोल चुका है कि अब हम कुछ नहीं करने वाला, तुमको करना पड़ेगा। देखिए मैटर आप समझ गए, लेकिन एक हल्का सा एक है सी ऑफ एजोव और सी ब्लैक सी को जोड़ने वाला जो एक स्ट्रीट है, उसके बाद स्ट्रीट ऑफ क्रेंच, इसको याद रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक बात करेंगे। या फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।